दोपहर का समय है। मछुआरा आरिफ समंदर के किनारे अपनी नाव खींच रहा होता है। ये क्या? अभी तो दोपहर का वक्त था, अचानक इतना भयानक अंधेरा क्यों छा गया? तभी आसमान से पानी की बूंदों की जगह चांदी जैसे चमकते हुए मोती गिरने लगते हैं। आरिफ हैरान होकर हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही एक मोती उसकी हथेली पर गिरता है, वो तुरंत पानी बनकर बह जाता है। ये कैसा अजूबा है? आसमान से मोती गिर रहे हैं और छूते ही पानी बन रहे हैं। ये कोई साधारण बारिश नहीं है। उसी पल समंदर का शांत पानी भयानक तेजी से ऊपर उठने लगता है और उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। आरिफ घबराकर पीछे हटता है। अरे बाप रे, समंदर को ये अचानक क्या हो गया? इतना विकराल रूप। तभी आरिफ देखता है कि समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं, लेकिन उसकी नाव बिना किसी लहर के सहारे खुद ब खुद समंदर के बीचों बीच खींची जा रही है। मेरी नाव! अरे कोई रोको इसे! ये नाव अपने आप गहरे पानी में कैसे जा रही है? रुक जा, रुक जा! आरिफ नाव को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। तभी आसमान से एक अजीब बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन की काली मिट्टी पर गिरती हैं, मिट्टी तुरंत कठोर पत्थरों में बदलने लगती है। आसमान से पत्थरों जैसी भारी बूंदें बरसने लगती हैं। आरिफ खौफ से कांपने लगता है। हे ईश्वर, ये कैसा कहर है? पानी जमीन पर गिरते ही मिट्टी को पत्थर बना रहा है। अगर कोई पत्थर मेरे सिर पर गिर गया तो मेरी जान चली जाएगी। आरिफ अपनी जान बचाने के लिए भागकर किनारे पर बनी एक बड़ी चट्टान की आड़ में छुप जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा किनारा पत्थरों के ढेर से भर जाता है। ये कोई मामूली प्राकृतिक बारिश नहीं है, ये तो कोई दैवीय प्रकोप या भयानक जादू लगता है। कुछ देर बाद आसमान से पत्थरों की बारिश रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आरिफ बाहर निकलता है और किनारे की हालत देखकर घबरा जाता है। आज भी जाल में एक मछली नहीं फंसी, पर मैं इस तरह खाली हाथ घर नहीं जा सकता। अगर घर कुछ लेकर नहीं गया तो परिवार वाले क्या खाएंगे? मुझे इस समंदर के बीच जाकर मछली पकड़नी ही होगी। आरिफ हिम्मत जुटाता है, किनारे पड़े पत्थरों को लांघकर समंदर में उतरता है और तैरकर अपनी नाव तक पहुंचता है। वो नाव लेकर समंदर के गहरे पानी में जाता है। तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक लड़की पर पड़ती है, जो बेहोश पड़ी होती है। हे ईश्वर, इस सुनसान और भयानक समंदर में ये लड़की कौन है? ये तो पूरी तरह से बेहोश है। आरिफ बिना देर किए उस लड़की को पानी से बाहर खींचता है और अपनी नाव में लेटा देता है। जैसे ही वो लड़की धीरे धीरे होश में आती है, आसमान के काले बादल छटने लगते हैं और बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है। ये कैसी रहस्यमयी लड़की है? इसके होश में आते ही ये भयानक तूफान और बारिश अचानक कैसे रुक गए? मुझे वापस समंदर में मत छोड़ना, वरना अगली बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। ये कोई बारिश नहीं है, ये तो विनाश का कहर है। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता? और तुम कौन हो? इस भयानक तूफान के बीच समंदर में कहां से आई हो? मेरा नाम जेंसी है। मैं समंदर के उस रहस्यमयी हिस्से से आई हूँ जहाँ पानी की गहराइयों के नीचे एक जादुई राज्य छिपा हुआ है। वहाँ की बारिश कभी हम लोगों के लिए वरदान हुआ करती थी, लेकिन अब वही बारिश हमारी तबाही का कारण बन चुकी है। मेरा पूरा राज्य पानी में डूबकर तबाह हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं तैरते हुए यहाँ किनारे तक कैसे पहुँची। देखो जैंसी, जो भी हुआ हो, पर अब तुम समंदर में वापस नहीं जाना चाहती और मौसम भी खराब है। चलो, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलता हूँ। वहाँ मेरी पत्नी जीनत और मेरी माँ अमीना है। तुम हमारे घर पर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। जेंसी की बात सुनकर आरिफ थोड़ी राहत महसूस करता है और उसे अपनी नाव में बैठाकर समंदर के किनारे ले आता है। आरिफ जेंसी को नाव से उतारता है और उसे लेकर गांव के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है।
तभी अचानक आसमान में फिर से घनघोर घटा घिर आती है और इतनी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है कि देखते ही देखते रास्तों पर पानी भरने लगता है। ये क्या? अभी तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अचानक कुछ ही देर की बारिश में पूरा रास्ता पानी से कैसे भर गया? पर मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे जेंसी को सुरक्षित जगह पहुंचाना ही होगा। आरिफ किसी तरह तेज बारिश और भरे हुए पानी को पार करते हुए जिंसी को अपने झोपड़े में ले आता है। घर के अंदर इसकी माँ अमीना खाट पर बीमार पड़ी होती है। आरिफ की पत्नी जीनत अचानक एक अनजान लड़की को देखकर मन ही मन कुढ़ने लगती है। अरे, इन्हें तो समंदर से मछलियाँ लाने भेजा था और ये तो किसी अनजान लड़की को घर उठा कर ले आए। ये क्या माजरा है जी? आप तो समंदर में मछली पकड़ने गए थे ना, फिर इस बेगानी लड़की को साथ क्यों ले आए? जीनत, बात सुनो, ये बहुत मुसीबत में है। इसका पूरा घर बार पानी में डूब चुका है। हम इसे इस तरह तूफानी बारिश में बेसहारा सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अरे, हमारे अपने खाने के लाले पड़े हैं, घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आप चले हैं दुनिया भर की सेवा करने। ये बताइए, कुछ मछलियाँ फंसी या खाली हाथ ही लौट आए? आज जाल में कोई मछली नहीं फंसी जीनत, पर तुम चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक करेगा। पहले इसे घर के अंदर तो आने दो। जेंसी सहमी हुई नजरों से झोपड़े के अंदर कदम रखती है। तभी खाट पर लेटी आरिफ की माँ अमीना बोल पड़ती है। अरे आरिफ, ये तूने क्या किया? तूने दूसरी शादी कर ली? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमारा अपना झोपड़ा गिर रहा है, बहू के इलाज और खाने का ठिकाना नहीं है और तू दूसरी औरत ले आया? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, मैं तो बस इस बेसहारा लड़की की मदद कर रहा हूँ। अम्मा जी, हम दोनों ने कोई शादी नहीं की है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आसरा चाहती हूँ। जैसे ही मौसम ठीक होगा, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अरे, मेरे बेटे बहू की गृहस्थी में एक जवान लड़की का क्या काम? नहीं नहीं, तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा। तू मेरे घर में नहीं रुक सकती। अम्मा जी, ईश्वर के लिए ऐसा अन्याय मत कीजिए। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ठीक है, अगर रहना ही चाहती हो तो रह लो, पर सिर्फ 2 दिन। 2 दिनों से ज्यादा मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद अपने खाने रहने का इंतजाम खुद देख लेना। और जी, आप जाकर खाने का कुछ इंतजाम कीजिए। बाहर इतनी तेज बारिश है, आप मछली भी नहीं लाए और बाजार भी बंद है। अब हम क्या खाएंगे? जीनत, मेरा एक दोस्त है मीत, मैंने कल जो 1 किलो मछली पकड़ी थी वो बेचने के लिए उसे ही दी थी। मैं जाकर उससे उन मछलियों के पैसे ले आता हूँ, फिर कुछ राशन आ जाएगा। आरिफ पैसे लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। देखो लड़की, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा ये अजीब पहनावा और तुम्हारी इन आंखों का सन्नाटा देखकर लगता है कि तुम हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे बस इस भयानक बारिश से बचने के लिए सिर छिपाने की जगह चाहिए थी। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जल्द ही चली जाऊंगी। हाँ, सिर्फ सिर छिपाने तक ही सीमित रहना। मेरे पति और मेरे घर पर अपनी ये रहस्यमयी नजरें मत रखना। जीनत गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरिफ अपने दोस्त मीत के घर का दरवाजा खटखटाता है। मीत बाहर आता है। क्या हो गया आरिफ भाई, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? मीत भाई, कल मैंने तुम्हें बेचने के लिए जो मछलियाँ दी थी, क्या वे बिक गईं? उनके पैसे दे दो यार, घर में खाने को एक दाना नहीं है। अरे आरिफ, तुम्हारी मछलियां बिकती कैसे? मैं बाजार ले तो गया था, पर गांव वालों ने मछलियां देखते ही कहा कि वे सड़ चुकी हैं और कई दिनों की बासी लग रही हैं। किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। आखिरकार मुझे वे सारी मछलियां नदी में फेंकनी पड़ी। ये तुमने क्या किया मीत भाई? कितनी मुश्किल से तो 1-2 मछलियां हाथ आई थी और तुमने वे भी फेंक दी। आरिफ टूट जाता है। वो राशन के इंतजाम के लिए इधर उधर भटकता है, पर उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। घर में सब भूखे पेट पानी पी पी कर रातें गुजारते हैं और बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं लेती।
पता नहीं क्या मनहूसत छा गई है। पहले भले ही कम मछलियां मिलती थी पर हमारा पेट भर जाता था, लेकिन जब से ये मनहूस लड़की हमारे घर आई है 1 रुपए की कमाई नहीं हुई और ना ही 2 निवाले नसीब हुए हैं। जीनत शायद ठीक ही कह रही है। जेंसी, तुम हमारे लिए कुलक्षणी साबित हुई हो। तुम अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हें 2 दिन अपनी झोपड़ी में क्या आसरा दिया, हम तो भूखे मरने की नौबत पर आ गए। ऐसा मत कीजिए, ईश्वर के लिए मुझे मत निकालिए। मैं इस भयानक तूफान में कहाँ जाऊंगी। पर आरिफ उसकी एक बात नहीं सुनता और जेंसी का हाथ पकड़कर उसे झोपड़े से बाहर निकाल देता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे हर हाल में समंदर के उस रहस्यमय हिस्से तक पहुंचना ही होगा जहां से इस जादुई और विनाशकारी बारिश का स्रोत जुड़ा है। जेंसी बिलखती हुई समंदर के किनारे पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेंसी को निकालने के बाद आरिफ घर के बाहर बैठकर पछताने लगता है। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे जेंसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पहले से ही दुखी और बेसहारा थी। कहीं वो गम में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तुरंत उसके पीछे जाना चाहिए। आरिफ बेतहाशा दौड़ता हुआ समंदर के किनारे पहुंचता है। वहां जेंसी समंदर की उठती लहरों के अंदर कदम बढ़ाने ही वाली होती है। रुक जाओ जेंसी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मनहूस कहा और भला बुरा सुनाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम वापस लौट आओ। अब मुझे मत रोको आरिफ, मुझे जाना ही होगा। इस विनाशकारी बारिश के रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे अपनी जादुई दुनिया में वापस लौटना ही पड़ेगा। अरे, वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं आरिफ, तुम मेरे साथ मत आओ। वो दुनिया इंसानों के लिए अत्यंत खतरनाक है। नहीं जेंसी, इस भयानक बारिश को रोकना बहुत जरूरी है। मेरे गांव के लोग और मेरा परिवार इस बेमौसम बारिश से तबाही के कगार पर है। सब भूखे मर रहे हैं। अगर तुम इस आपदा को रोक सकती हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है आरिफ, अगर तुम अपने गांव और परिवार को इस तबाही से आजाद कराना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। दोनों नाव पर सवार होकर गहरे समंदर के बीच निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक बारिश इतनी भयानक और तेज हो जाती है कि समंदर में गगनचुंबी लहरें उठने लगती हैं और तूफान आ जाता है। हे ईश्वर, ये तो भयानक तूफान है। हमारी नाव डूब जाएगी जेंसी। तुम घबराओ मत आरिफ, खुद को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जेंसी अपनी हथेली समंदर के उफनते पानी पर रखती है। हथेली छूती ही एक दिव्य नीली रोशनी चमकती है और उफनता हुआ समंदर पल भर में एकदम शांत हो जाता है। हे ईश्वर, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये तो सचमुच किसी जादुई जल्लोक की दिव्य कन्या है। नाव आगे बढ़ती है और समंदर के एक ऐसे अजीब हिस्से में पहुंचती है जहां पानी बिल्कुल सूखा हुआ होता है। उस सूखे समुद्री तल के बीचों बीच एक विशाल और आलीशान जादुई महल खड़ा दिखाई देता है। अरे बाप रे, समंदर के सीने के बीच ये इतना बड़ा और रहस्यमयी महल! ये मैं क्या देख रहा हूँ? आरिफ, ये महल कभी मेरे परिवार का हुआ करता था, लेकिन मेरे अपने ही महल के लोगों ने इस बारिश के जादू को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। उसी कोशिश में ये जादू बिगड़ गया और इसने पूरे जललोक को संकट में डाल दिया। इस जादू को बिगाड़ने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि यहाँ का राजा ही था। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं जेंसी, हम सब मिलकर इस सच्चाई का सामना करेंगे। चलो, अब इस महल के भीतर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? चलो आरिफ। आरिफ और जेंसी महल के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर से आलीशान और भव्य महल देखकर आरिफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे ईश्वर, बाहर से जितना भयानक था, अंदर से ये महल कितना सुंदर और विशाल है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भव्य महल कभी नहीं देखा। आरिफ, आगे बढ़ो, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है।
जेंसी आरिफ को महल के एक बेहद पुराने और गुप्त जल कक्ष तक ले जाती है, जहां इस विनाशकारी बारिश का असली स्रोत बंद होता है। पर जैसे ही आरिफ उस जल कक्ष में कदम रखता है, उसके पांव जमने लगते हैं और बर्फ की तरह ठंडे और भारी हो जाते हैं। ये क्या? मेरे पैर जमीन से चिपक क्यों गए? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पांव जम चुके हों। आरिफ, इस जल कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई भी साधारण इंसान धीरे धीरे इस समुद्र का ही एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। तुम चाहो तो अभी भी वापस लौट सकते हो। नहीं जेंसी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरे गांव, मेरे परिवार और मेरी रोजी रोटी का नामो निशान मिट जाएगा। मैं अपने लोगों को यूं तबाह होते नहीं देख सकता। ठीक है आरिफ, तुम्हारा ये हौसला देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। चलो आगे चलते हैं। दोनों जल कक्ष के भीतर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा और विशाल जल पात्र दिखाई देता है। उसी जल पात्र के अंदर बारिश का पूरा भयानक जादू कैद होता है। हे ईश्वर, ये कैसा और कितना बड़ा पात्र है? ये वही दिव्य जल पात्र है जिसके अंदर इस विनाशकारी बारिश का पूरा जादू बंद है। चलो इसे खोल कर देखते हैं। शायद इसे खोलने से ये भयानक बारिश रुक जाए और हमारे गांव पर आया ये पानी का संकट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आरिफ आगे बढ़ता है और उस विशाल जलपात्र का ढक्कन हटाने लगता है, लेकिन जलपात्र के खुलते ही बारिश रुकने के बजाय और भी भयानक और विकराल रूप ले लेती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये बारिश तो रुकने के बजाय और तेज हो गई। हे ईश्वर, जल पात्र की शक्तियां तो और ज्यादा बेकाबू हो रही हैं। समंदर का पानी भयंकर तूफान का रूप लेने लगता है और लहरें आरिफ के गांव की सीमाओं में घुसने लगती हैं। मुझे तुरंत अपने जादू से इस उफनते पानी को रोकना होगा, वरना पूरा गांव और ये जललोक हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। हाँ जेंसी, जल्दी करो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेंसी अपनी पूरी शक्ति लगाकर जादू करती है, लेकिन उसका जादू पानी पर कोई असर नहीं करता। ये क्या हो गया? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं अपनी शक्तियों को भी काबू में क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मेरा जादू इस तरह बेकार कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा जादू भी फेल हो गया तो अब हमें कौन बचाएगा? हम सब मारे जाएंगे। तभी आरिफ की नजर उस जल पात्र पर उकेरी गई कुछ रहस्यमयी आकृतियों पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। जेंसी, मुझे समझ आ गया है। इस जलपात्र को तोड़ना या जबरदस्ती खोलना इस समस्या का हल नहीं है। इस बारिश को रोकने के लिए हमें इस जादू को नष्ट नहीं करना है, बल्कि इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन हम उस असली मालिक को कैसे बुलाएंगे? हम तो उसे जानते भी नहीं है। रुको, इस जलपात्र पर कुछ लिखा हुआ है। चलो इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आरिफ जलपात्र के नजदीक जाता है और उस पर लिखी प्राचीन लिपि को ध्यान से पढ़ता है। इस पर लिखा है कि अगर तुम इस समुद्र की अनंत शक्ति को प्रकट करना चाहते हो तो इस बारिश का असली मालिक कोई राजा नहीं, बल्कि समुद्र की एक प्राचीन जल शक्ति है। उस जल शक्ति को जगाने के लिए किसी इंसान को अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु समुद्र को समर्पित करनी होगी। मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज मेरी ये नाव है, जो मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से मिली थी। मैंने इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। आज मैं इसी नाव को समुद्र में समर्पित करूंगा। आरिफ, अगर तुम अपनी ये नाव समुद्र को दे दोगे तो तुम भविष्य में मछलियां कैसे पकड़ोगे? अपनी रोजी रोटी कैसे चलाओगे? गांव वालों की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है जेंसी। अगर मेरा पूरा गांव ही नहीं रहेगा तो मैं इस नाव का क्या करूंगा? आरिफ बिना किसी स्वार्थ के अपनी प्रिय नाव को धक्का देकर गहरे समंदर के समर्पित कर देता है। नाव डूबने के बजाय एक दिव्य चमकते हुए पानी में बदल जाती है और पूरे समुद्र में एक सुनहरी रोशनी बनकर फैल जाती है। उसी पल आसमान से बरस रही भयानक बारिश अचानक थम जाती है। घनघोर काले बादल छटने लगते हैं और आसमान एकदम साफ हो जाता है।
हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। आरिफ, तुम्हारे इस निस्वार्थ त्याग ने समुद्र की प्राचीन जल शक्ति को प्रसन्न कर दिया। तभी महल के एक कोने में छिपी मिंजुला नाम की लड़की ये सब देख लेती है। वो चुपके से आगे बढ़ती है और जमीन पर रखे उस जल पात्र को उठाकर तेजी से वहां से भागने लगती है। अरे वो कौन लड़की थी? वो जलपात्र लेकर क्यों भाग गई? ये क्या? ये तो मिंजुला है, मेरी सहेली। इस जललोक के नष्ट होने से पहले हम दोनों ही जीवित बची थीं, पर वो ये जलपात्र लेकर क्यों भागी? हमें तुरंत उसे रोकना होगा। हाँ बिल्कुल जेंसी, चलो हम अभी उसके पीछे चलते हैं। आरिफ और जेंसी तुरंत मिंजुला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए मिंजुला को घेर लेते हैं। चली जाओ यहाँ से जेंसी, तुम दोनों मेरा पीछा नहीं कर सकते। मिंजुला, चुपचाप वो जल पात्र हमें दे दो। कभी नहीं, मैं इस बारिश के जादू को हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेना चाहती हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बातों से मानने वाली नहीं है। मुझे तुरंत कुछ सोचकर इससे वो जलपात्र हासिल करना होगा। वो बिना देर किए झाड़ियों का एक बड़ा गट्ठर उठाकर मिंजुला के ऊपर फेंक देता है। मिंजुला घबराकर गिर पड़ती है और जल पात्र उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आरिफ तेजी से आगे बढ़कर जल पात्र उठा लेता है। तुमने इसे लेकर भागने की कोशिश की, पर अब ये जलपात्र समुद्र की गहराइयों में ही समर्पित होगा। मिंजुला, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझी थी। पूरा राज्य बर्बाद होने के बाद भी तुम स्वार्थ में इतनी नीचे गिर सकती हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। आरिफ, बिना देर किए इसे समुद्र में अर्पित कर दो। हाँ जेंसी, क्यों नहीं। राहत और जादुई वातावरण के साथ आरिफ उस जल पात्र को समुद्र के जल में अर्पित कर देता है। जल पात्र पानी में मिलते ही शांत हो जाता है। आसमान का सारा अंधेरा छट जाता है। मूसलाधार बारिश पूरी तरह रुक जाती है और सुहाना मौसम खिल उठता है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। बारिश पूरी तरह थम गई और संकट टल गया। आरिफ, अब मेरा राज्य तो नष्ट हो चुका है और वहाँ कोई नहीं बचा। मेरी एक ही सहेली थी, वो भी धोखेबाज निकली। अब मैं भी इंसानों की दुनिया में ही रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। क्यों नहीं जेंसी, चलो आज से तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। इंसानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। फिर आरिफ जेंसी को अपने साथ गांव ले आता है। गांव वाले और आरिफ का परिवार जेंसी का दिल से स्वागत करते हैं और उसके बाद जेंसी इंसानों के बीच सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगती है।